दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं। कल यानी 20 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और 4 जून को जब हमारे सामने अंतिम नतीजे होंगे तब पता चलेगा कि इस देश में जनता ने जनादेश किसके पक्ष में दिया और कामकाज की समीक्षा किस तरीके से की। लेकिन आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी के उस सबसे मजबूत गढ़ की, जहां की कुल 195 सीटों में से 162 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम जीती थी। 2-4 सीटें सहयोगियों ने भी जीती, लेकिन 162 सीटें अपने दम जीती थी। और ध्यान रखिए, इन 162 सीटों के अलावा यानी इन मजबूत गढ़ों के अलावा बीजेपी ने केवल 141 सीट जीती, तभी वो 303 के आंकड़े तक पहुंची। लेकिन इन मजबूत गढ़ों के अलावा जो परिस्थिति है, बीजेपी को 50 सीटों तक पहुंचने में बेहद मुश्किल आ रही है और उसकी चर्चा हम करते रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उस इलाकों की, उन राज्यों की जिसने नरेंद्र मोदी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को लाल किले से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं बार भाषण देने का मौका दिया और इन सब से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वो मौका दिया जिस मौके की तलाश में भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ तकरीबन आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से एक बड़ी मजबूत कवायद में लगा हुआ था, तमाम एजेंडे को पूरा करने की कवायद में। चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो, चुनावी हिंदुत्व का, चाहे वो भारतीय संविधान में जिन मुद्दों से वो अपने आप को एक अलग मत रखता हो, चाहे 370 या कोई और मामला हो, वो सारे मुद्दे हों, और चाहे इस देश की विचारधारा में गंगा जमुनी तहजीब की जगह एक अलग तरह के सांप्रदायिक मनोभाव को आम आदमी के दिमाग में बिठाने की कवायद का मसला हो। हर मुद्दे के लिए 2019 में 303 सीटें चाहिए थी और ये 303 सीटों का आंकड़ा अपने मजबूत गढ़ों में बीजेपी के 195 में 162 के आंकड़े तक पहुंचने से संभव हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में कौन से इलाके हैं जहां कुल 195 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी वहां से 162 सीटें जीत करके ले गई। मैं एक एक कर आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी के होम टर्फ गुजरात से ही शुरू करते हैं। 26-0 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इस बार 26-0 का स्ट्राइक रेट साथ में नहीं है। इस बार 26-0 के स्ट्राइक रेट की गुंजाइश बीजेपी को भी नहीं दिख रही है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन में साफ दिखाई देता है कि गुजरात में कम से कम 2 से लेकर 12 सीटें तक ऐसी है जहां विपक्ष मजबूती से लड़ाई लड़े, स्ट्रैटेजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से कैंडिडेट दे। तो चाहे वो खाम समीकरण हो, चाहे वो आदिवासी चेतना को मुखर रूप से सामने आने का मुद्दा हो, चाहे जनता के मुद्दे जिसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पर गुजरात की जनता भी नरेंद्र मोदी से या नरेंद्र मोदी की सरकार से 2019 और 2014 की तरह उस तरह से इत्तेफाक न रख पाए जिस तरह से नरेंद्र मोदी उम्मीद करते हैं। पूरे देश का चुनाव है, ये मौका भी नरेंद्र मोदी को नहीं मिलेगा कि वो रास्ते में एम्बुलेंस को रास्ता दे सके, सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता दे सके, क्योंकि पूरे देश का दौरा करने के लिए तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से दौरा होगा। चैतर बसावा ने आदिवासी बहुल इलाके में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रखी है। वही चैतर बसावा जो गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय है और अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चूंकि इंडिया गठबंधन में है, दलितों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे एक संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो इन सारे हालातों के बीच स्ट्रेटेजिक रूप से कैंडिडेट की फील्डिंग कांग्रेस पार्टी को गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने का मौका दे सकती है। रोहन गुप्ता ने उम्मीदवारी वापस ले ली अहमदाबाद शहर की एक सीट से, इस पर मत जाइए। रोहन गुप्ता की उम्मीदवारी वापस लेने से पूरे गुजरात की संभावनाएं खराब हो गई, ये सोच लेना राजनीतिक तौर पर बहुत उचित जान नहीं पड़ता। लेकिन जरा गुजरात से बाहर चले, पड़ोस के राज्य राजस्थान में देखें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ तो 25 सीटें जीती, लेकिन
24 सीटें अपने बूते जीती। एक सीट हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, जिनकी बातचीत अब कांग्रेस के साथ चल रही है। लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस के लिए शून्य की स्थिति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वसुंधरा राजे का खेमा किस हालात में है, किस हालात में राजस्थान की मौजूदा परिस्थितियों में भजन लाल शर्मा सरकार में अपने आप को पा रहा है, भाजपा के कैडर किस स्थिति में है, और किस प्रकार से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो मुख्यमंत्री पद की रस्साकसी थी, सत्ता जाने के बाद जब वो रस्साकसी कमजोर पड़ गई है, तो उसके बाद की परिस्थितियां किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए अलग अलग तरह की चुनावी संभावनाओं को जन्म दे रही है। आपने अग्निवीर का मुद्दा देखा, बड़ी संख्या में लोग जाट रेजिमेंट से लेकर राजपूताना रेजिमेंट तक, सिख रेजिमेंट तक राजस्थान के दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में लोग इसी राजस्थान के देश के रेलवे स्टेशनों पर कुली का काम करते हुए दिखेंगे। बड़ी संख्या में लोग जाट आरक्षण की मांग करते हुए दिखेंगे। और इन सब के बीच गुर्जर वोटर सचिन पायलट को इस देश में गुर्जर समुदाय का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बना चुके हैं। और अब सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अशोक गहलोत चूंकि 75 पार के हो चुके हैं, तो अपने बेटे वैभव गहलोत के पॉलिटिकल फ्यूचर और पॉलिटिकल करियर के लिए नए सिरे से कवायद में लगे हुए हैं। यानी मतभेद की गुंजाइश राजस्थान में सत्ता जाते ही कांग्रेस के लिए खत्म हो गई है। वहीं किसान आंदोलन में मैंने शंभू बॉर्डर पर खुद देखा किस प्रकार से कील ठुके हुए रास्ते के बावजूद खेत खलिहानों के रास्ते से राजस्थान के लोगों का जज्बा था, किसानों का जज्बा था कि वो शंभू बॉर्डर तक एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर पहुंचे थे। जनता अपने मुद्दे पर खड़ी है, बीजेपी अंदर से विभाजित दिख रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता जाने के साथ ही मतभेदों को काफी हद तक भुला चुकी है। तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने ढंग से लड़ाई लड़ी तो वहां भी आधी सीटें, 25 में आधी सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है। लेकिन जरा पड़ोस में भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। एक सीट उस दौर के 2019 के दौर में कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ सिर्फ अपने बेटे को छिंदवाड़ा में जिता पाए थे। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद की जो परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश के हालात बदल चुके हैं। मत जाइए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। विधानसभा चुनाव के नतीजे तो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों में। लेकिन इन तीनों राज्यों में 65 में से 61 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल गई थी। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे, लोकसभा के नतीजे उसी रूप में परिणत होंगे। इसके ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर सबसे बड़ी चोट पिछला लोकसभा चुनाव है। जनता किस हद तक बदलाव के मूड में है, इसका परीक्षण तो लोकसभा चुनाव में होगा। लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के मूड में है। ये बात अभी से कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे बात किसानों की हो, नौजवानों की हो, महिलाओं की हो, पेशा कानून की मांग कर रहे आदिवासियों की हो, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से शिवराज सिंह चौहान मामा मुख्यमंत्री के भांजे भांजियों की हो, या इन सब से आगे बढ़कर दलित प्रधानमंत्री के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को देखने की चाहत का हो। ये सारी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार की तरह अश्वमेध रथ का घोड़ा दौड़ाने की स्थिति नहीं बना रही है। वहां भी बीजेपी के सामने 3 से लेकर 11 या 12 सीटों के नुकसान की पूरी संभावना दिख रही है। अब बात यदि करें थोड़ा आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के हालात भी बीजेपी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। 11 में 9 सीटें उनके पास है। हो सकता है कि उन्हें 1-2 का ही नुकसान हो, लेकिन वहां भी नुकसान की स्थिति है। इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पर्ची से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह निकाला गया, वो सभी समुदायों को साथ लेकर चलने में, रमन सिंह वाला इंपैक्ट पैदा कर पाने में फिलहाल असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का विवाद सत्ता जाने के साथ उसी प्रकार से लोकसभा चुनाव तक के लिए मिटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई नहीं है, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं है। तो ये फिलहाल इस तरह से मिटता हुआ दिख रहा है कि अब सब कांग्रेसी बनकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की 5 गारंटी बीच में खड़ी है।
25 साल तक के हर डिग्री डिप्लोमाधारी नौजवान को हर साल 1 लाख रुपए की गारंटी खड़ी है। और इन सारी परिस्थितियों में बदलाव की चाहत भी समाज के एक हिस्से में खड़ी है। तो छत्तीसगढ़ जैसे दंडकारण्य के उस खूबसूरत और रमणीय स्थल पर सियासत कितनी खूबसूरत होगी और दिलचस्प होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए और देखने के लिए 4 जून की तारीख का इंतजार कीजिए। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर 24 लोकसभा सीटें और 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 8 असम में, 1 मणिपुर में, 2 अरुणाचल में और 2 त्रिपुरा में। आज हालात क्या है? हालात को समझने के लिए जरा पूर्वोत्तर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गतिविधियों को देखिए, उसमें उमड़ रही भीड़ को देखिए। पूर्वोत्तर के सुपर सीएम माने जाने वाले हेमंता बिस्व शर्मा की घबराहट को देखिए और राहुल गांधी की यात्रा की जो इच्छित मार्ग था, जो वो चाहते थे, उस मार्ग से डेविएट कर दूसरा मार्ग दिए जाने की राजनीतिक विशेषता को भी, व्यवस्था को भी देखिए। वो व्यवस्था दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी व्यवस्था है, रणनीतिक व्यवस्था है। क्योंकि वोटर्स का एक बड़ा तबका, चाहे बागान में काम करने वाले, चाहे बागान में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे एनआरसी और सीए को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है और जिस प्रकार से पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर न सिर्फ अल्पसंख्यकों बल्कि बहुसंख्यकों में भी बंगाली और अहोम का मुद्दा जिस रूप में सामने आ रहा है, कई जिलों की बात आप कर सकते हैं, संतोष मोहन देव के इलाके की बात कर सकते हैं, सिलचर के इलाके की, उस इलाके से लेकर के और बंगाल की सीमा से सटे हुए इलाके तक, बारपेटा जैसे इलाके तक जो हालात हैं, वो हालात ऐसे नहीं है जो गुवाहाटी से दिखाई देता है, जो दिल्ली से दिखाई देता है, जो नागपुर से दिखाई देता है, वो हालात नहीं है। हालात पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की 5 से 6 सीटें कम करा सकते हैं, उस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 10 साल बहुत होता है, 2 बार राज्य में मैंडेट बहुत होता है, और मुख्यमंत्री सीधे सीधे जब बॉडी डबल की बात करने पर उतर जाए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खुद नहीं, उनका बॉडी डबल साथ चल रहा है, तमाम तरह की बातें करते हुए मुख्यमंत्री चले जाएं, लेकिन सियासत इस दिशा में है जहां सियासत अब उस तरह टीवी पर जाकर इंटरव्यू देने से कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दे रहे थे, उस दिशा में जाने से जब सियासत अब जनता पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो जनता को तो 1 लाख रुपए 25 साल तक के नौजवान को, डिग्री डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपए सालाना की गारंटी दिखाई दे रही है, जनता को 30 लाख भर्तियां दिखाई दे रही है, जनता को एमएसपी गारंटी कानून दिखाई दे रहा है और जनता को अग्निवीर की समाप्ति दिखाई दे रही है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वोत्तर की बात मैंने की, मणिपुर का पूरा हादसा आपने देखा और मणिपुर के बाद की परिस्थितियों को भी देखा, और उस हादसे के बाद अब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में चलते हैं। जी हां, मैंने अब तक आपको 91 सीटें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, 24 सीटें पूर्वोत्तर की, यानी 115 सीटों का डिटेल मैंने आपको दिया कि हालात क्या है और कैसे बीजेपी इन हालात में पहुंच गई है कि यहां पर अपनी सफलता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। तो जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, योगी आदित्यनाथ का मई जून में शिमला बना देने वाला भाषण और मई जून में शिमला बना देने वाले भाषण के बीच जब इस साल भी हीट वेव की संभावना जताई जा रही है, तो जरा बीजेपी के उन एलीट वोटरों पर नजर डालिए जो थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, थोड़ा सा हीट वेव का असर दिखता है, जो अभी से उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में थोड़ी थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई है। तो जरा सोचिए कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक के मतदान के बीच 7 चरणों में जब उत्तर प्रदेश में वोटिंग है, 7 फेज में जब वोटिंग है, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर यदि 8 से 10% छोड़िए, 5 से 7% भी वोटिंग यदि डिप कर गई, 60% के आसपास की वोटिंग यदि 53 या 54% पर आकर रुक गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में आधी हो सकती है। चिलचिलाती धूप, लू का कहर और इन सब के बीच एल नीनो इंपैक्ट की वजह से, भौगोलिक परिघटनाओं की वजह से उत्तर भारत में चलने वाली 2023 की तरह 2024 में चलने वाली वो प्रचंड गर्मी की आहट, उसकी संभावना
गर्मी की संभावना भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को, हीट वेव की संभावना बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर तुषारापात करती हुई दिख रही है। लेकिन तुषारापात सिर्फ मौसम ही नहीं कर रहा, तुषारापात उत्तर प्रदेश और लखनऊ और दिल्ली के बीच खिंची हुई सियासी, कथित तौर पर खिंची हुई सियासी अदावत भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कार्यवाहक मुख्य सचिव हैं, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के बीच मतैक्य नहीं है। लखनऊ और दिल्ली के बीच परमानेंट चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करने के मुद्दे पर मतभेद है। और अब तो गृह सचिव को भी जब हटा दिया गया तो हालात ये बन गए हैं कि गृह सचिव मुख्यमंत्री के चहेते ब्यूरोक्रेट मनोज सिंह बनेंगे या कोई और बनेगा। रस्साकसी यहां भी जाकर टिकी हुई है। देखते हैं फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात पर यदि हम चर्चा कर ही रहे हैं तो जरा जाति जनगणना के मुद्दे को भी देख लीजिए, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि बिहार की तरह जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। और राहुल गांधी नहीं उठा रहे हैं, अखिलेश यादव और उनका पीडीए का सामाजिक समीकरण वो भी उठा रहा है। पिछड़ा, दलित और आधी आबादी की जो बात होती है, अगड़े की भी बात होती है, वो भी उस समीकरण में है। तो उस हालात के बीच में घोसी का उपचुनाव का नतीजा आपने देखा होगा। घोसी के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का नतीजा आपने देखा, और उस उपचुनाव के नतीजे को नए तरीके से विकसित हो रहे सामाजिक समीकरण का ट्रेलर माना जाए तो उसकी पूरी फिल्म कैसी होगी, उस फिल्म की स्क्रिप्ट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की लिस्ट आने दीजिए, पूरी तरह से आपके सामने होगी कि किस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बिसात बिछाई है, किस तरीके से इस बिसात को बिछाने की कवायद के दौर में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी को भी एक सीट दी गई है, और किस तरीके से वरुण गांधी और मेनका गांधी का भी संभावित समायोजन यदि नौबत आई तो इस गठबंधन में होता है। दलित अलग नाराज है, पिछड़ा वर्ग के बीच ओम प्रकाश राजभर भले ही इस गठबंधन में चले गए हैं, लेकिन मंत्री बनने के लिए, लाल बत्ती के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी वो सबने देखा। संजय निषाद समाज के नेता होने का दावा करते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में है। टिकट की बात आती है तो ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, लोकसभा में जो एक एक सीट उन्हें मिलने की संभावना है उस पर दोनों के बेटे लड़ेंगे, चाहे बीजेपी के अंदर से चाहे अलायंस के अंदर से। तो जब परिवारवाद पर हमला बोलते बोलते, भ्रष्टाचार पर हमला बोलते बोलते नरेंद्र मोदी की सियासी कवायद अपने पक्ष के कथित भ्रष्टाचार, अपने पक्ष के परिवारवाद पर आकर केंद्रित हो जाए, तो चाहे अग्निवीर को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत यात्रा के दरमियान, भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जिस तरह से राहुल गांधी को नौजवानों ने घेरा, जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिए, जिस तरह से किसान आंदोलन के दरमियान और उसके बाद एमएसपी गारंटी का कांग्रेस ने समर्थन किया, और उत्तर प्रदेश जहां की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है, जहां पर बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज है, 18 से 25 साल के बीच डिग्री डिप्लोमाधारी नौजवान बहुत बड़ी संख्या में है, सबको राहुल गांधी के द्वारा सालाना दिया जाने वाला जो घोषणा उन्होंने की है 1 लाख रुपया उन्हें दिखाई दे रहा है। मायावती की राजनीति निश्चित तौर पर अभी अस्ताचल की ओर दिखाई दे रही है, लेकिन ये दलित चेतना है जो एक बार उभर कर सामने आ गई। कांसीराम ने ऊपर ला करके खड़ा कर दिया दलितों को, तो उसके बाद लंबे वक्त तक उन्हें लाभार्थी बनाए रखने की कवायद कोई भी राजनीतिक दल करे उसमें सफलता नहीं मिल सकती। क्षणिक सफलता मिल सकती है, और उस क्षणिक सफलता की मियाद चुनावी हिंदुत्व के रूप में 14, 17, 19 और 22 4 बार आप देख चुके, कितनी बार देखेंगे। अब तो सवाल देश को पहले दलित प्रधानमंत्री का है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के दलित खड़े होंगे? क्या जाति जनगणना की मांग के लिए उत्तर प्रदेश के पिछड़े खड़े होंगे? क्या जाति जनगणना से आगे बढ़कर आरक्षण बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के पिछड़े खड़े होंगे? और क्या रोहिणी कमीशन और राघवेंद्र सिंह कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक अपना दबाव बना पाएंगे? बना पाए होते तो 10 साल में करा लिया होता। 10 साल से धूल फांक रही है, 5-6 साल से तो धूल जरूर फांक रही है राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट। रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट भी तकरीबन 7-8 महीने से धूल फांक रही है, लेकिन सत्ता ने उसे लागू करने की जहमत नहीं उठाई। तो पिछड़े वर्ग को भी समझ में आ गया है कि कौन असली पिछड़ा है और कौन बाद में पिछड़े वर्ग की लिस्ट में जुड़ा है। और उत्तर प्रदेश को मिलाकर
मैंने जो 195 सीटों की बात कही, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यानी इन 6 इलाकों की जो बात आपको मैंने बताई, इन 6 इलाकों में बीजेपी की 162 सीटें आज की तारीख में 40 से 50 के बीच कम होने की स्थिति दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात पक्के तौर पर कही जा सकती है, और इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन 195 लोकसभा सीटों में से जो 162 बीजेपी के पास है, उसमें कम भले ही हो जाए, 40 कम हो जाए, 50 कम हो जाए, या जितना भी कम हो जाए, 100 के नीचे बीजेपी यहां नहीं रुकेगी। इसी बात को आज पक्के तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन यहां यदि बीजेपी वाकई 125 के नीचे सिमटती है तो बीजेपी के लिए 200 का आंकड़ा छूना इस बार बेहद मुश्किल होगा, और इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का तंबू उखड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता रूपी तंबू बचा हुआ है, दो उसमें किनारे से दो उसमें बांस लगाकर आप कहें कि उसको खड़ा किया गया है। वो बांस एक तरफ से एनसीपी से तोड़कर लाया गया, उनके बगीचे से, एक तरफ शिवसेना के बगीचे से तोड़कर लाया गया। कर्नाटक में लगभग तंबू उखड़ चुका है, वहां तो एक अलग तरह की लाभार्थी चेतना है, क्योंकि सोशल वेलफेयर स्कीम्स की झड़ी लगा दी गई है। और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने तो जैसे राजनीतिक रूप से कसम ही खा ली है कि बीजेपी को खाता खोलने की स्थिति तक ही सीमित रखना है। झारखंड में आदिवासी चेतना इस रूप में खड़ी है कि झारखंड में 11 सीटें तो इस बार आने से रही, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय हेमंत सोरेन, भले ही उनकी भाभी सीता सोरेन को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा ले, लेकिन सीता सोरेन का पार्टी में जाना उससे कई गुना ज्यादा बड़ा मुद्दा हेमंत सोरेन का सलाखों के पीछे जाना है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली के हालात ये है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आज गठबंधन में है। अश्लील गाने गाने वाले मनोज तिवारी जैसे लोग तीसरी बार भाजपा के टिकट पर मैदान में आ रहे हैं, और उनसे आगे बढ़कर दिल्ली के हालात, जो महंगे प्याज पर सरकार बदल देता है आज की तारीख में, तो रोजी रोजगार से लेकर हर चीज पर सवाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इलेक्शन ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी वो कौन सा खेल खेलेंगे, ये समय ही बताएगा। और इन सारे मुद्दों के साथ इन 195 सीटों वाले राज्यों की जो मैंने बात की, उसमें 162 सीटों पर परीक्षा योगी आदित्यनाथ की भी होगी। परीक्षा भजन लाल शर्मा और बीजेपी के जो नए मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम भी आप बहुत कम सुनते हैं, चाहे वो भूपेंद्र पटेल हो, चाहे वो विष्णुदेव साय हो, चाहे वो मोहन यादव हो, इन सब की भी परीक्षा होनी है। तो इतनी परीक्षाओं के बीच जब सबसे बड़ा इम्तिहान नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, सबसे बड़ा इम्तिहान नागपुर का है, और सबसे बड़ा इम्तिहान उस कथित गुजरात लॉबी का है, जिसने सत्ता को इस कदर सेंट्रलाइज कर दिया है कि उस सेंट्रलाइजेशन के बीच में, उस केंद्रीकरण के बीच में इस देश की आवाम को सत्ता के तौर पर, भारत की सत्ता के तौर पर, संसद के तौर पर, शक्ति केंद्र के तौर पर एक ही नाम याद आता है, नरेंद्र मोदी, और उनके इर्द गिर्द अमित शाह और जेपी नड्डा की कभी कभार दिखने वाली फोटो। लेकिन लोकतंत्र का समावेशी स्वरूप इस एक में वो जयते वाली सत्ता को स्वीकार करने की स्थिति में लंबे समय तक नहीं होता है। सत्ता, लोकतांत्रिक माहौल में सत्ता, गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में सत्ता, अनेकता में एकता की एक बेहद खूबसूरत बुनावट रखने वाले देश की सत्ता, और संसदीय व्यवस्था में जहां हर रंग हर विचारधारा के फूल लंबे समय से खिलते रहे हो, उस दरमियान, उस दौर में सत्ता दरअसल एक ऐसे माहौल को उत्पन्न करती है जिस माहौल में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार तो फिलहाल संभव दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है। देखते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार या अल्पमत की सरकार ये तभी बनेगी जब 195 सीटों वाले जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, यूपी से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत, वहां अपनी 162 सीटें बीजेपी बढ़ाए ना तो कम से कम बरकरार रखे। लेकिन बरकरार रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बरकरार भी रख पाएगी। देखते हैं होता क्या है। 4 जून का इंतजार कीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।